Everybody and welcome back to Schemanicus, and we're back again with another chapter for JEE and NEET. And today what we are going to cover about is kinetic theory of gases, that is thermal properties of matter, जो कि कुछ बुक्स में टेक्स्ट बुक्स में से कहा जाता है. So we are going to discuss about kinetic theory of gases. First of all, this kinetic theory of gases as we'll look at it in thermodynamics कि ये वो थ्योरी है गैसेस की जो कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस को उसकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से रिलेट करेगी. दैट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से लाइक द नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द स्पीड या फिर द काइनेटिक एनर्जी या इंटरेक्शन बिटवीन ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को रिलेट करेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कुछ एजम्पशन हम लोग लेते हैं and what we are going to mainly discuss about is about ideal gases. हम लोग आइडियल गैसेस की डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर आइडियल गैसेस? ये कंप्लीट रियल गैसेस नहीं, इंडीड दे आर नॉट रियली रियल गैसेस. ये आइडियलाइज सिचुएशन है. कुछ ऐसी गैसेस जो कि परफेक्टली एक इक्वेशन को ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे, दैट इज PV = nRT, जो कि आपने सुना ही होगा, कॉल्ड द आइडियल गैस लॉ या फिर आइडियल गैस इक्वेशन. इन्हें आइडियल गैसेस कहते हैं. फिजिकली इनकी मीनिंग देखें तो आइडियल गैसेस क्या होती हैं? कुछ ऐसी गैसेस, टू समराइज इट एट वंस, कुछ ऐसी गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है. दीज आर आइडियल गैसेस. मतलब द पोटेंशियल एनर्जी फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स हमेशा जीरो होती है. जो भी हमारी कंप्लीट मॉलिक्यूलर एनर्जी होती है वो हमेशा कंप्लीटली इनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स में स्टोर्ड होती है. सो दिस इज व्हेन दिस काइंड ऑफ कंडीशन इज ओबेड या सैटिस्फाइड, दैट इज आइडियल गैसेस. में कुछ और भी आप एजम्पशंस देखोगे, बट टू समराइज इट एट वंस, दिस इज व्हाट आर आइडियल गैसेस. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की डिस्कशन हम लोग आइडियल गैसेस के लिए ही करेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस कि ये जो क्वांटिटीज हैं लाइक प्रेशर, वॉल्यूम या फिर द टेम्परेचर या फिर इवन द नंबर ऑफ मोल्स, ये सारी क्वांटिटीज को हम लोग स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं. ये बेसिकली रिलेटेड होती हैं. आप अगर चाहो तो एक क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते बिना दूसरी क्वांटिटी को चेंज किए हुए. यानी कि अगर प्रेशर को चेंज करते हैं तो वॉल्यूम, टेम्परेचर या नंबर ऑफ मोल्स जरूर चेंज होंगे इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ देम. इन्हें स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं. एंड एक ऐसा इक्वेशन जो कि सारे स्टेट वेरिएबल्स को टुगेदर लिंक करता है, इस काइंड ऑफ इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं. एंड आइडियल गैस लॉ इज जस्ट अनदर फॉर्म इज जस्ट अनदर काइंड ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट. यहाँ पे बहुत सारी इक्वेशंस ऑफ स्टेट होते हैं. लाइक आप वैन डर वाल्स इक्वेशन देखोगे, वो बेसिकली इज नथिंग बट अ मॉडिफिकेशन ऑफ आइडियल गैस लॉ, जो कि कुछ और भी बिगर मॉडल्स में यूज हो सकते हैं जब खुद मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हम लोग इग्नोर ना करें एंड उनके बीच के इंटरेक्शन ना करें. देन व्हाट इक्वेशन ऑफ स्टेट वी आर गेटिंग, दैट इज द वैन डर वाल्स इक्वेशन. तो ये हम लोगों ने देख लिया व्हाट आइडियल गैसेस एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट एंड स्टेट वेरिएबल्स. नाउ लेट्स मूव इवन फर्दर विद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी कि वो थ्योरी विच विल रिलेट द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज for this specific case of ideal gases. So first of all, let me pause and rub all of it and then we'll continue on further. Alright, now we are back once again. अब हम लोग थोड़ी discussion about moles and molar masses भी कर लेते हैं. Like say you have any quantity of gas, जहाँ जैसे कि हम लोग specifically gases के discussion कर रहे हैं, तो उसमें total mass of a gas हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर हमें total mass लिखना है, remember this will be a very important relation when we are deriving further equations. तो टोटल मास जो होता है, दिस इज ऑलवेज द नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स द मास ऑफ एन इंडिविजुअल मोल. रिमेंबर एक मोल क्या होता है? अगर मैं एक मोल की डिस्कशन करूं तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है दैट कैन बी फाउंड इन एनी टेक्स्ट बुक, बट राइट नाउ व्हाट वी कैन से एग्जैक्टली टू डिफाइन वन मोल, कि किसी भी क्वांटिटी का वन मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन विच इट कंटेन्स 6.022 into 10^23 elementary entities of that quantity. That is one mole of that quantity. तो obviously हम लोग जानते हैं अगर टोटल मास चाहिए तो जितने मोल्स हैं टाइम्स में एक मोल का मास क्या है. Here m is the mass of one mole which is called the molar mass, या फिर sometimes it is also called the molecular
weight, but it is not the weight of an individual molecule, rather it is the mass of an individual mole of that substance. Different substances के पास different molar masses होते हैं, that is why even having the same equal number of moles, different substances will have total amount, अगर total mass की बात करें, so the total mass is gonna be different. Now let's discuss again about the ideal gas law which we are talking about, that is PV equals nRT. This is an equation of state जहाँ पे P is the pressure in a gas. Since यहाँ पे gas की बात हो रही है, which is specifically the ideal gas, the pressure that I am talking about, कि उस gas में उस since we know gas एक specific kind का fluid है, तो उस गैस में कितना प्रेशर है, यानी कि वो गैस कंटेनर वॉल्स पे से कितना अमाउंट का प्रेशर एक्सर्ट करेगा, या फिर एट ईच इंडिविजुअल पॉइंट कितना प्रेशर होता है. यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट करते हैं, दैट इज हम लोग ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि थ्रू आउट दैट काइंड ऑफ आइडियल गैस, यहाँ पे पूरे थ्रू आउट ऑफ द काइंड ऑफ आइडियल गैस प्रेशर कांस्टेंट होता है. वी कैन आल्सो कॉल दिस काइंड ऑफ थिंग. V is the volume of the entire gas, N is the number of moles, कि उस गैस के कितने मोल्स हैं, R is the gas constant जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, एंड T is the absolute temperature or simply temperature. So this is an equation of state which is gonna be very useful. अगर R की बात करें, so R called the gas constant is 8.314 joule per mole into Kelvin. ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है जो कि सारे गैसेस के लिए सेम होता है. रिमेंबर फ्रॉम दिस इक्वेशन हम क्या देख सकते हैं कि एट द सेम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, सारे गैसेस, सारे काइंड के गैसेस, इफ दैट कैन बी रियली कंसिडर्ड एन आइडियल गैस, तो उनके पास सेम नंबर ऑफ मोल्स होता है. दो इट डज नॉट इम्प्लाई कि उनका टोटल मास भी सेम होगा, क्योंकि डिफरेंट काइंड की गैसेस के लिए डिफरेंट मोलर मास होता है, बट द नंबर ऑफ मोल्स इज गोना बी सेम. एंड अगर कभी भी इन सच अ सिचुएशन एज यू कम अक्रॉस अ सिचुएशन जहाँ पे कोई भी गैस इंटर या फिर लीव इस कंटेनर को नहीं कर रही है, यानी कि हमारे नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, सो व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम दिस कि P1 V1, अगर हमारे इक्वेशन ऑफ स्टेट में बेसिकली स्टेट वेरिएबल्स चेंज भी हो रहे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम n दैट इज मास कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो हम लोग n को कांस्टेंट रखते हुए ये कह सकते हैं कि इनिशियल for the initial equation of state P1 V1 equals n times R times T1, यानी कि P1 V1 over T1 is n times R, and the same can be said for P2 V2 over T2, which is also n times R, since R is universal constant, n is not getting changed in this case. यानी कि from here we can write that P1 V1 over T1 equals P2 V2 over T2. And this equation is really helpful. So rather than going through this entire process, आप सीधे equation use कर सकते हो. This is for an ideal gas, remember, ये real gases के लिए in all the situation apply नहीं करेगी. And this is for the special situation of constant mass या फिर constant amount of substance या constant number of moles. So this is हमारा ये आइडियल गैस इक्वेशन हो गया. नाउ अगेन लेट मी रब ऑल ऑफ इट, उसके बाद विल लुक एट द एक्चुअल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेटिंग ऑल ऑफ इट. ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन. अब हम लोग बस देख लेते हैं अनदर फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस लॉ. जैसे हम लोगों ने PV इक्वल्स nRT लिखा था, सिंस एंटायर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज बेस्ड ऑन द वेरी सेम इक्वेशन, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है एज P इक्वल्स रो RT बाई M. सो रादर अगर हमें रियली में नंबर ऑफ मोल्स इन दिस आइडियल गैस नहीं पता है, बट डेंसिटी ऑफ द गैस पता है एंड मोलर मास ऑफ द गैस पता है, तब हम लोग यहाँ से इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं एज वेल एज दिस इक्वेशन अगर नंबर ऑफ मोल्स पता है. दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम नथिंग, रादर हम लोगों ने बस क्या किया कि P यहाँ पे हम लोग बस कर सकते हैं कि P टाइम्स V नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली क्या है, सिंस वी नो द टोटल मास इज नथिंग बट the number of moles times molar mass implies that n is nothing but the total mass divided by में molar mass. So यहाँ से हम लोगों ने बस क्या किया कि n को रिप्लेस कर दिया, the total mass divided by molar mass times में RT. So basically अब हम लोग को बस क्या करना है, if we try to send these quantities to the other side, so it is nothing but PM over RT is equal to what, M total divided by में volume which is nothing but the density of the gas, so that is rho, यानी कि यहाँ से P equals rho RT by M. तो हमें ये इक्वेशन यहाँ से मिलता है, जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस लॉ. इसके साथ साथ हम लोग देख सकते हैं कि P
एंड वी यानी कि प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड अलोंग विद द टेम्परेचर सिंस n एंड r कैन बी हेल्ड एज कांस्टेंट, r तो हमेशा कांस्टेंट होगा, n कैन बी कांस्टेंट इन सर्टेन सिचुएशंस एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स में आप देखोगे कि n कांस्टेंट होता है, दो देयर आर सिचुएशंस जब n भी कांस्टेंट नहीं होता है। एक ऐसे काइंड की रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम इन अ स्पेसिफिक स्टेट, तो इसे हम लोग एक पीवी डायग्राम कहते हैं, दैट इज अ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। ये किसी भी शेप का हो सकता है, इसके मोस्ट फ्रीक्वेंट शेप्स आप कुछ ऐसे देखोगे। दिस अगर मैं ऐसी एक लाइन ड्रॉ करूं तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर से टेम्परेचर T इक्वल्स 300 केल्विन के लिए है, तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए जो पीवी डायग्राम बनता है इसे हम लोग एक पीवी इजोथर्म कहते हैं, दैट इज द थिंग। एंड इजोथर्म्स एंड ऑल, इसके बारे में आप फर्दर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और भी पढ़ोगे अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो दिस इज अ पीवी इजोथर्म। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर इज बेसिकली नथिंग बट जो हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स डिफाइन किया था, दैट ऑन द बेसिस ऑफ पर मॉलिक्यूल, इसे हम लोग एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। तो अगर मैं Na की बात करूं, इट इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस पर मोल, कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। एंड सिंस हम लोग जानते हैं फॉर ऑल क्वांटिटीज दिस इज सेम, ये हमेशा सेम होता है 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, तो इसी को हम लोग एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं। ओनली डिफरेंट थिंग इज कि यहाँ पे ना, अगर हम लोग एक मोल की डेफिनेशन की बात करें 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 एलिमेंट्री एंटिटीज, तो कभी कभी ये एंटिटीज मॉलिक्यूल्स नहीं होती हैं, बट जस्ट इन केसेस अगर ये मॉलिक्यूल्स हैं, so rather than just defining by the by as what is one mole, हम लोग एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन दे सकते हैं। Since एवोगैड्रोस नंबर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हाँ, इससे यहाँ से हम लोग एक और बात पता चल सकती है कि एक मोल का मास क्या होगा, वो होगा एक मॉलिक्यूल का मास टाइम्स में कितने मॉलिक्यूल्स हैं एक मोल में, दैट इज जो टोटल मोलर मास एक किसी भी गैस का होगा, that is nothing but the Avogadro's number times mass of one molecule. Remember, this is also very helpful equation. यहाँ पे m is the molar mass of the substance, Na is the Avogadro's number, and m is the molecular mass, which is not the same as molar mass. यहाँ पे m is what? एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का मास है, that is m. तो हम लोगों ने ये भी देख लिया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब ऑल ऑफ इट एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। ऑलराइट, एंड नाउ वी आर बैक वंस अगेन एंड नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स या फिर टोटल आइडियल गैस में। कोई भी आइडियल गैस कंसिडर कर लिए, सो वी आर गोइंग टू रिलेट दैट कि कैसे ये टेम्परेचर ऑफ दैट गैस से रिलेटेड होता है। तो से यू हैव एनी कंटेनर, यहाँ पे आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपके पास पूरी आइडियल गैस है, या सो यहाँ पे हमारी जो भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वी ट्राई टू ड्रॉ देम। ये सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स रैंडम कोलिजन्स करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, एंड दे कोलाइड विद वन अनदर, दे कोलाइड विद द वॉल्स एंड सो ऑन। यहाँ पे कोलिजन्स कंटिन्यूअसली होती रहती हैं, एंड ये मॉलिक्यूल नेक्स्ट कोलिजन से ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसे जा रहा है। वी आर गोइंग टू एज्यूम राइट हियर कि जब ये किसी भी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या फिर किसी भी कंटेनर की किसी भी वॉल से कोलाइड करने वाले हैं, तो उससे पहले इसकी पाथ स्ट्रेट होती है, एंड कोलिजन के बाद इसका मोशन रैंडम होता है, लेकिन फिर भी पाथ स्ट्रेट होती है। जो डिस्टेंस बिटवीन ईच इंडिविजुअल कोलिजन ये ट्रैवल करता है, इससे हम लोग मीन ऑफ लैम्डा या फिर यानी कि मीन फ्री पाथ कहते हैं। एंड अब हम लोग देख लेते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सो अगेन वी आर नॉट गोइंग थ्रू the entire derivation, क्योंकि the video is gonna be one shot of kinetic theory of gases, that's why उसमें it will consume lot of time, but let me tell you कि जो translational kinetic energy होती है for one molecule, for one individual molecule, इसे हम लोग बोलते हैं 3/2 times k times t। ये somehow temperature of this gas से related होती है। what is k right here? K is a specific constant जिसे Boltzmann constant कहते हैं, which is nothing but the gas constant divided by Avogadro's number, यानी कि 1.38 into 10 पे पावर माइनस में ये हो गया 23, and we know for gas constant the units are joule per mole into Kelvin। for this हमारी units हो जाती है molecules per mole
तो यहाँ से मोल कैंसिल हो जाता है एंड दिस इज जूल पर मॉलिक्यूल इनटू केल्विन। ये हो गए हमारी गैस सॉरी दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी जस्ट एक कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सेम फॉर ऑल गैसेस। तो यहाँ से डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी बिटवीन फॉर ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ जाती है, टेम्परेचर से आ जाती है, दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सिंस अगर दो गैसेस को लिया जाए, दो आइडियल गैसेस को, एंड उनके मॉलिक्यूलर मोशन को कंपेयर किया जाए, तो एट द वेरी सेम टेम्परेचर दोनों गैसेस के ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास सेम अमाउंट की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन। If you want the derivation, that can be looked in any textbook, or I will someday make a separate video on that. लेकिन this is the real equation and this is really gonna work कि इससे हम लोग टेम्परेचर एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, दिस कैन बी सेम, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये मॉलिक्यूल्स और फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे कि जो डिस्टेंस होगा बेसिकली इनके बीच कम हो जाएगा एंड ये और कम टाइम में कोलाइड करेंगे विद ईच अदर, दैट इज इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करके। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग अगर टोटल फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स बात करें, फॉर ऑल द मॉलिक्यूल्स, सो हियर वी डिस्कस it as 3/2 times nRT. Again nRT is basically what? nRT is nothing but the pressure times में volume, तो इसे उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, but we have to rather relate it with the temperature. This is for one individual molecule, total ideal gas के लिए this is the entire equation. Also इसको ऐसे भी लिख सकते हैं as 3/2 times में अगर हम लोग देखें n times r को the number of molecules, यहाँ पे कैपिटल बाई कैपिटल N we mean the number of molecules, टाइम्स में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखा जा सकता है। दिस इज फॉर द एंटायर गैस। तो यहाँ से जब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया तो हमारे पास PV इक्वल्स nRT की एक और फॉर्म होती है विच इज PV इक्वल्स कैपिटल N KT, यानी कि द प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे इट गेट्स समथिंग डिफरेंट, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टाइम्स में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट टाइम्स टेम्परेचर। इन दोनों इक्वेशंस के बीच में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इट विल टेल यू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे इट विल टेल यू इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम राइट हियर। ऑल्सो अगर इसकी एंटायरली बात करें तो काइनेटिक एनर्जी की जो रिप्रेजेंटेशन होती है दिस इज समथिंग लाइक दिस ½ mv²। तो यहाँ पे सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ इट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द मॉलिक्यूल्स, तो हमें एवरेज लेना पड़ेगा। तो क्या हम लोग एवरेज स्पीड की स्क्वायर करें? नो, सिंस इट इज ऑलरेडी ½ mv² हियर एंड देन वी आर एडिंग देम एंड टेकिंग द एवरेज, तो ये हो जाता है हमारा ½ mv² का एवरेज, दैट इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स nRT। यहाँ पे जो v² यानी कि स्पीड के स्क्वायर का जो एवरेज होता है इसे हम लोग RMS स्पीड कहते हैं, रादर इसके रूट को RMS स्पीड कहते हैं। This is the RMS speed which is the square root of v² का average. That is RMS का full form होता है root mean square. So you are taking the root of the mean of the square of speed, that is the RMS speed या फिर root mean square speed. इसकी जो equation होती है, since we are not really going to add one by one for all the individual speeds, so that is the thing, इसकी एक equation होती है which is 3RT/m, where R is the gas constant, T is the absolute temperature and m is the molar mass for each individual kind of ideal gas. ऐसे VRMS हमारी डिफरेंट आइडियल गैसेस के लिए डिफरेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी एट द वेरी सेम टेम्परेचर हमेशा टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारी सेम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमारी ये टर्म यानी कि रूट मीन स्क्वायर की स्क्वायर यानी कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट RMS स्पीड का स्क्वायर डिफरेंट हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से मास ऑफ ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल भी डिफरेंट हो जाता है, ड्यू टू विच द एंटायर इक्वेशन गेट्स रीअरेंज्ड वंस अगेन एंड एट द सेम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर हमेशा ये काइंड की मॉलिक्यूल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी या फिर इवन फॉर द एंटायर गैस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम होती है। सो दिस इज दैट वी हैव गॉन थ्रू। उसके आगे लेट्स डिस्कस समथिंग मोर, and now we'll discuss about heat capacities and then further few more things, and then this chapter will conclude. So first of all let me pause and then rub off.
And now once again we are back, and now let's discuss about heat capacities या फिर molar heat capacities, जिसे हम molar specific heats भी कहते हैं, which is nothing but C, जो कि हम लोगों ने अपने previous equations में देखा था, equations which were about heat relative. तो ये जो C है ना, ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो जाता है, एंड स्पेसिफिकली जब हम लोग आइडियल गैसेस के एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग C के दो फॉर्म देखेंगे, एक होगा CV एंड दूसरा होगा CP. अभी हम लोग करेंटली सिर्फ CV की बात करेंगे, जैसे हम लोग हीट कैपेसिटी या फिर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है फॉर दिस अमाउंट ऑफ आइडियल गैस, तब उस केस में जो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी होती है उसे CV बोलते हैं. दैट इज द थिंग, C sub V, एंड दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रेशर, जिसकी डिस्कशन फर्दर भी हम लोग अगले चैप्टर्स में करेंगे, स्पेसिफिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए. सो सिंस वी नो कि किसी भी आइडियल गैस के अंदर जो मॉलिक्यूलर एनर्जी होगी, जब हम लोग उसमें हीट ऐड करेंगे तो उसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी इंक्रीज करेगी, एंड आइडियल गैसेस के बीच कोई इंटरैक्शन नहीं होता है, तो ये सारी मॉलिक्यूलर एनर्जी बिलोंग करती है काइनेटिक एनर्जी टू ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को. दैट इज द थिंग. अगर हम लोग इसमें किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट की हीट ऐड करते हैं एंड टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो वहां से ये टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से जो मॉलिक्यूलर एनर्जी में चेंज होगा, ये एंटायरली काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा. सो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करें ट्रांसलेशनल स्पेसिफिकली, विच इज नथिंग बट 3/2 nRT, एंड फिर हम लोग देख लें कि कितना हीट हम लोग ऐड कर रहे हैं. तो अगर यही प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, सो दिस इज नथिंग बट n टाइम्स CV टाइम्स dt. तो यहाँ से हम लोग फाइनली, सिंस हियर इज आल्सो d, क्योंकि dt अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग फाइनली क्या देख सकते हैं कि CV को रिलेट कर सकते हैं, सिंस द टोटल हीट एडेड इज इक्वल टू द चेंज इन ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो the molar heat capacity at constant volume is given as 3/2 times में R, and you can put the values and you'll get value something like 12.47 something. That is the thing. and जो यूनिट्स होंगे वो गैस कांस्टेंट के यूनिट्स होंगे. तो हम लोग देख सकते हैं कि सारी गैसेस के लिए, सारे आइडियल गैसेस के लिए the molar heat capacity at constant volume हमेशा सेम होती है. But remember this is the case for an ideal gas, and as well as I'll tell you here कि ये आइडियल गैस का केस है एंड एक मोनोएटमिक गैस का केस है, यानी कि जब एक मॉलिक्यूल में एक काइंड का सिंगल एटम कंसिस्ट करेगा, लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल में दो या फिर दो से ज्यादा एटम्स होंगे, उस केस में इट इजंट इक्वल टू 3/2 टाइम्स R. ऐसा क्यों होता है? दिस इज रिप्लाइड बाय समथिंग कॉल्ड द इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी write this term equipartition of energy right here. तो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, सिंस हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की डिस्कशन हो रही थी वो एंटायरली ट्रांसलेशनल थी, एंड अगर मोनोएटमिक गैस है, यानी कि द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ दिस काइंड ऑफ आइडियल गैस, तो यहाँ पे रोटेशन या वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा गैस है विच इज डाईएटमिक, यानी कि वन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ टू गैसेस या फिर इवन से काइंड ऑफ 3 एटम्स ऑफ गैसेस, तो उस केस में वी नीड द रिजल्ट कॉल्ड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, यानी कि ईच, इफ वी आर ट्राइंग टू से इट इन सिंपल लैंग्वेज, तो ईच वेलोसिटी कंपोनेंट के लिए हर मॉलिक्यूल के पास एक इतनी अमाउंट की एनर्जी होती है. जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे 3 पॉसिबल वेज हो सकते हैं फॉर द मोशन, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में. जब ये गैसेस हमारे कंटेनर में मूव करेंगे, तो यहाँ पे अगर इक्वेशन ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी इस केस में अप्लाई करें, तो 3 पॉसिबल स्टेट्स ऑफ मोशन होंगे, 3 पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो ईच पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के पास each molecule will have this specific amount. So for the total it gets to be here, and जो result हम लोगों ने वहां पे देखा था, it is directly derived from equipartition of energy. तो यही अगर equipartition of energy हम लोग अप्लाई करें, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि एक डाईएटमिक आइडियल गैस के लिए 2 पॉसिबल रोटेशनल एक्सेस भी हो सकते हैं. एक्चुअल में देयर आर 3, बट द थर्ड वन इज समथिंग लाइक नेग्लिजिबल फॉर दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया.
तो 2 पॉसिबल रोटेशनल मोशन, 3 पॉसिबल ट्रांसलेशनल मोशन, तो यहाँ पे देयर आर ओवरऑल 5 मोशंस। एंड जितने हमारे वेलोसिटी कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एनी मॉलिक्यूल कंप्लीटली, तो उन काइंड के इस टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट्स को हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं, दैट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम थे क्योंकि कोई रोटेशन नहीं हो रहा था। यहाँ पे 2 पॉसिबल वेज में रोटेशन हो सकते हैं, दैट इज यहाँ पे 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ईच मॉलिक्यूल विल हैव दिस अमाउंट ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अगर एक डाईएटमिक आइडियल गैस के लिए देखें तो जो टोटल ट्रांसलेशनल एनर्जी की अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें, दिस इज एन ट्रांसलेशनल, रादर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी दिस इज रादर 5/2 टाइम्स में kT फॉर ईच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। तो अगर पूरे आइडियल गैस के लिए सो दैट इज 5/2 टाइम्स nRT which is nothing but 5/2 times capital NKT, यानी कि यहाँ से हमें मिलता है that CV is 5/2 टाइम्स में R for what। यही क्वेश्चन हम लोग जैसे यहाँ पे लिखे थे वैसे ही सेम स्टैंडर्ड डेरिवेशन, सो दैट इज 5/2 R, हमें R की वैल्यू पुट करनी होगी। दिस इज द केस फॉर एन आइडियल डाईएटमिक गैस। यहाँ पे मोनोएटमिक गैस का केस था, here the case gets that of diatomic, so that is CV equals 5/2 R। अगर यही सॉलिड्स की बात करें, हम लोग गैसेस की बात करें सॉलिड्स के लिए, लेकिन भी ये थ्योरीज एंड एप्लीकेशंस अवेलेबल होंगे। सॉलिड्स में बेसिकली अरेंजमेंट कुछ क्यूब के फॉर्म में होती है, एक ऐसा अरे जिसे क्रिस्टलिन अरे कहते हैं, समथिंग लाइक यहाँ पे 4 अरेंज्ड है, यहाँ पे 4 अरेंज्ड है एंड दे आर कनेक्टेड समथिंग लाइक दिस, ऑलराइट। एंड फिर यहाँ पे अगर हम लोग सॉलिड की बात करें सो यहाँ पे बेसिकली जो हमारी इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ इस काइंड के पैटर्न में समथिंग लाइक दिस अरेंज्ड होते हैं, राइट। टू कॉम्प्लिकेटेड टू ड्रॉ, समथिंग लाइक दिस या समथिंग लाइक दिस बेसिकली। तो ये जो काइंड का पैटर्न होता है अगर देखा जाए, सिंस यहाँ पे ईच इंडिविजुअल एटम कितने पॉसिबल वेज में वाइब्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डायटमिक आइडियल गैसेस के लिए जो वाइब्रेशनल रोटेशनल जो वाइब्रेशनल हमारी एनर्जी होती है दैट इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वो हम लोगों ने इग्नोर किया है क्योंकि उसकी ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होती है, बट एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। तो यहाँ पे बेसिकली हमें वो भी विल हैव टू कंसिडर दैट इन आवर इक्वेशन, जो कि हमें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जेईई नीट के क्वेश्चंस में यू डोंट हैव टू एक्चुअली डू दैट। यहाँ पे बेसिकली ऑल एवरीथिंग दैट हैपेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन इन 3 पॉसिबल वेज। तो क्या हम लोग पार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि इसके लिए जो CV होगा दैट इज 3/2 टाइम्स R, नॉट एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉसिबल वेज में ये वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ देयर इज एन एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी, सिंस ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जैसे वाइब्रेट करेगा एंड इट इज रियली इजी टू शो कि किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है एंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इक्वल होती है। तो इसके पास 3/2 kT अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी होगी एंड फॉर ईच इंडिविजुअल एटम या मॉलिक्यूल इसके पास 3/2 टाइम्स K टाइम्स T की पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, जहां से हमें मिल सकता है कि इट इज 3/2 kT प्लस 3/2 kT दैट इज 6/2 kT दैट इज 3 kT, यानी कि जो CV मिलेगा द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सिंपली 3 टाइम्स में R होगा। यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ R 8.314 joule per mole into Kelvin and then we are getting the value of CV for the specific case of a solid। ये भी हम लोगों ने देख लिया। लेट्स डिस्कस जस्ट इन हियर लिटिल अबाउट मॉलिक्यूलर स्पीड्स की। जो मॉलिक्यूलर स्पीड्स आप देखोगे बेसिकली आप 3 काइंड की मॉलिक्यूलर स्पीड्स देखोगे, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड द एवरेज स्पीड एंड द RMS स्पीड, जिसकी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है। एंड यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का भी कंसेप्ट आता है, विच विल नॉट एक्चुअली डिस्कस क्योंकि क्वेश्चंस में दैट इज नॉट रियली गोइंग टू कम इन यूज एंड उसके लिए जो फंक्शन होता है द इक्वेशन इज रियली रादर लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड, जो कि यूज में नहीं आएगा इन सिलेबस ऑफ जेईई एंड नीट। हम लोग बस यही डिस्कस कर लेते हैं जो कि इनके एक्सप्रेशंस एक्चुअल में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन एंड इक्वेशन से ही डेराइव होता है, बट वी रियली डोंट नीड द डेरिवेशन। जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है इन एन आइडियल गैस, ये बेसिकली होती है कि आपने सारे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को ले लिया, अगर आप उनकी स्पीड कैलकुलेट करो सो जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, दैट इज
कि ये जो होती है, अगर इसके लिए इक्वेशन देखें, सो दैट इज 2RT डिवाइडेड बाई में m, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। वही एवरेज स्पीड जो कि हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 8RT बाई पाई m, सॉरी दिस इज रादर म्यू, मैं पाई बना लेता हूँ यहाँ पे। एंड ये उसके अलावा जो हम लोग RMS स्पीड की बात करते हैं, RMS स्पीड एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो RMS स्पीड होगा दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 3RT बाई m। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो सबसे लो स्पीड होती है वो हमेशा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की ही वही होती है। उसके बाद में सिंस वी नो 8 बाई डिवाइडेड बाई पाई दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 3.14159, सो दिस इज ऑल्सो लेसर देन RMS स्पीड। तो यहाँ पे RMS स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड विच इज ग्रेटर देन द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एंड इसी से द एंटायर चैप्टर ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या फिर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन क्लोज इन वन शॉट। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। एंड ये जो CP की भी मैंने बताया था कांस्टेंट प्रेशर यानी कि मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, उसकी डिस्कशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हो जाएगी कि सिंस इट विल बी यूज्ड इन दैट एंड इवन इन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। That's why this is all for kinetic theory of gases, and thanks to always and Jai Hind Jai Bharat.